दोनों के लिए फायदेमंद है और यकसा मुफीद है। लेडीज के बहुत सारे अंदरूनी इमराज को दूर करते हैं। जिसमें बहुत सारे उनके जो पोशीदा इमराज होते हैं, वरम वगैरह, और उसकी वजह से बेकायदगी वगैरह पैदा हो जाती है, उसको दूर कर देता है। रहम की रसोली वगैरह बहुत मुफीद है उसके लिए, बहुत ही मुफीद है तो बहुत मामूली मगर बड़ा जामे नुस्खा है। बहुत सारे हुक्मा तो इस नुस्खे को मुख्तलिफ तरीकों से 40-50 इमराज में इस्तेमाल करते हैं, और आयुर्वेदिक के हुक्मा जो है वो तो खास तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। साबिर साहब ने अक्सर बादियान के नाम इसको लिखा है, बहुत फायदे नजरिया मुफर्रिद आज़ा वाले। चीजें हैं कुदरत की बड़ी मौसम और बेहतरीन, लेकिन हम उनको इस्तेमाल करना नहीं चाहते। और ऐसा बेज़रर नुस्खा है, मकसद ये है कि कोई भी इस्तेमाल करता रहे, कोई नुकसान नहीं देता। अच्छा, अगर कोई आदमी कोई एलोपैथिक दवाएं खा भी रहा है अगर साथ में, तो भी कोई नुकसान नहीं है इसका फिर भी, क्योंकि हांडी में तो हल्दी खाता ही है ना, सौंफ कोई नुकसान वाली नहीं है, ना मुलेठी कोई नुकसान देने वाली है, कोई रिएक्शन करने वाली चीज इसमें मौजूद नहीं है किसी चीज के साथ। तो अगर कोई आदमी किसी ऐसे मरीज में मुब्तला और वो कोई एलोपैथिक दवा खाता है, अगर इसके साथ ये खाए तो इंशाल्लाह एलोपैथिक दवा छूट जाएगी। शुगर के मरीजों के लिए अक्सीर है, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, सांस फूलने वाले मरीजों के लिए, एलर्जी के लिए, चाहे वो एलर्जी खून में हो, चाहे वो दिमाग की नज़ला जुकाम रहता हो, एलर्जी बेहतरीन हो। गले के लिए फायदेमंद है, बहुत मिलेठी मौजूद है इसमें। मिलेठी के मुतालिक आपने एक मरतबा फरमाया था कि वो सांप के आसाब जब कमजोर हो जाते तो उसको चूसता है मिलेठी को, और जब सांप अंधा हो जाता है ना रेत में, तो फिर ये सौंफ की जड़ से अपनी आंखों को मलता है और सौंफ का पानी चूसता है, तो इसकी आंखों की रोशनी बहाल हो जाती है। यानी कि जानवर समझते हैं इनके फायदे, मगर इंसान नहीं करते। है मामूली सा नुस्खा। अब चूंकि जो मामूली सी चीजें होती है ना, वो असल में लोगों की नजर में नहीं आती, लेकिन जो हुक्मा है और जो इनके ख़वास को समझते हैं, वो इसकी तरतीब को और इसके अज्जा को जानते हैं, फिर उससे फायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त का घर का नुस्खा है, अगर कोई करे तो बहुत लाजवाब है। बाज़ ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद उन्हें अक्सर जो है वो पेट के बढ़ने के हवाले से मसला रहता है, इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियाँ होती। कोई ऐसा नुस्खा कि जिसमें बच्चे को फीड पिला रहे हैं तो उसको भी नुकसान ना पहुँचे और उसके ये मामला। अच्छा, इसका जोशादा बना के पी, बस सिर्फ इसमें एक चीज़ बढ़ा है, सॉल्ट, इस चीज़ के लिए फायदेमंद। और हमारे यहाँ अक्सर औरतें जो होती है ना, वो एक बात की एहतियात नहीं करती कि जब प्रेगनेंसी से फारिग हो जाए तो फिर उनको चाहिए कि या तो बेल्ट बांधे या दुपट्टे कस के बांधे। कभी रहम का मर्ज पैदा नहीं हो, और एक ठंडा पानी ना पिए प्रेगनेंसी के दौरान भी और हाँ उसके बाद भी। अगर इन दो बातों का ख्याल कर लेना तो कोई रहम के मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ ना वो बेल्ट बांधती है ना वो
कपड़ा बांधती और ठंडा पानी और बेध्यानी। इस दौरान में कोई वजन उठाने से भी परहेज वजन उठाने से भी परहेज करें, ताकि रहम पे जो है ना उसका जोर ना आए। तो ये बहुत चीजों को फायदेमंद हो जाता है और बेजरर नुस्खा। और प्रेगनेंसी के फौरन बाद जो है ना एक अर्के दसमूल आता है। वैसे अगर वो असली हो तो 10 जड़ों से वो अर्क कशीद किया जाता है। अगर कोई औरत ज़च्चगी के टाइम में अर्के दसमूल की 3 बोतलें पी ले, वो गोया ऐसी हो जाती है जैसे कि उसने बच्चा पैदा ही नहीं किया। लेकिन वो असली मिल जाए। अब अर्के दसमूल तो बहुत आते हैं, किसी अच्छी कंपनी का ले, बहुत फायदेमंद। इसी तरीके से हिकमत में एक चीज है सुपारी पाक, नुस्खा है, मशहूर नुस्खा है। वज़ा हमल के बाद इसको अपने इस्तेमाल में जरूर रखे औरत कम से कम 3 माह तक, तो उसको किसी किस्म की कमजोरी कभी नहीं होगी। अक्सर जो पेचीदगियां पैदा होती है ना वो गलत दवाएं खाने से होती है। एक तो जिस्म वैसे गर्म होता है, ऊपर से एंटीबायोटिक गर्म को इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये चीजें सारी कुव्वत मुदाफियत पैदा करती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इन्फेक्शन वगैरह को कुव्वत मुदाफियत खुद ही खत्म करती है। तो अगर औरतें इन 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगी बहुत मुफीद रहेगा, फायदेमंद। असल में आजकल अब ये मसला जो होता है ना हमारे यहाँ, ये आलमगीर होता जा रहा है। तकरीबन बच्चियां जो हैं वो इस मरल में मुब्तला हो रही हैं कि उनको जो ये निज़ाम है उनका वो बेकायदगी में चला जाता है। अब उनके लिए पहली बात तो ये है कि फास्ट फूड और चिकन और फार्म की बनी हुई अशिया जो है ना, जैसे कि फार्मी अंडा है, फार्मी मुर्गी है, ये बंद करना पड़ता है। जब तक ये बंद नहीं करते उनका इलाज नहीं होता। अच्छा, बाज़ बच्चियों में ये मसला हो जाता है इसमें कि उसमें फीमेल हार्मोन्स के बजाय मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिसके नतीजे जैसे शेप जैसे बाल आने लगते हैं, ये चीज़ें होने लगती हैं। तो उसका वजह यही होती है कि वो गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, फास्ट फूड, ये वो, बर्गर, बर्गर जो होते हैं वो चिकन वाले, ये, और चिकन का बड़ा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बंद कराना पड़ता है। अगर ये सब बंद हो जाए, बंद करा दिया जाए, तो फिर ये मसला आसानी से हल हो जाता है। और उसके नुस्खों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेथी दाना है, अलसी है, कलौंजी है, जीरा है। आईना समझ बात, अगर इन्हीं का पाउडर बना लिया जाए और इस्तेमाल कराया जाए सुबह शाम, तो इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर देता है। खजूर वगैरह से, इनसे वो तमाम चीज़ें, ड्राई फ्रूट हुआ, इनसे ज़रा परहेज कराना पड़ता है उनको।
अगर वो इन चीज़ों में परहेज करती हैं तो ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाता है। और ख़ास तौर पे इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें मेथी दाना है, अलसी है, सौंफ है, ज़ीरा है, सौंठ है। ये सारी चीज़ें घर की हैं, समझ लो अगर देखा जाए तो। कलौंजी है, ये हम वज़न लेके पीस के रख लें, आधी आधी चमची सुबह शाम खाती रहे, घर बैठे मसला हल हो जाता है। और थोड़ा सा गुड़ का इसके साथ कावा पी लें। इसी का जुशाना बनाए, आधी चमची का आधी चमची खाएं और उसके अंदर गुड़ मिला के उसको कावा पी लें। न किसी डॉक्टर की न किसी हकीम की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ अरसे इस्तेमाल करें लगातार तो बिल्कुल ये मसला हल हो जाता है घर बैठे। और जो ये बाल निकल आते हैं ना उन औरतों के, तो उसके लिए अनार का छिलका, फिटकरी और सुरंजान तल, तीनों को बराबर वजन लेके पीस के और पाउडर बना के रख लें। और वैक्स वगैरह जो कराती हैं वो उसके कराने के बाद रोज़ाना लेप करें 1-1.5-2 घंटे के लिए। कुछ अरसे करें, बिल्कुल ये बाल निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि मसाम बंद हो जाते हैं इससे। जो चीज़ मसाम बंद करती है वो गैर ज़रूरी बालों को निकलना बंद करती है। और जब हार्मोन्स उनके दुरुस्त होंगे और मेल हार्मोन्स जब बंद होके फीमेल हार्मोन्स पैदा होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक बाल बाहर आना बंद हो जाएंगे। और ऊपर से मसाम बंद कर दिए जाए तो इससे निजात मिल जाती है। वरना बेचारियाँ लेज़र करा रही हैं, क्या क्या कराती रहती हैं औरतें, बेचारी बच्ची हैं, चेहरे खराब हो जाते हैं उनके। हाँ, अब लेकिन ये ऐसी चीज है ना कि वो सस्ती चीजें करते नहीं है। और भी डॉक्टर भी इतना डरा देते हैं उन्हें। ये तो गंजपन का आसान नुस्खा आप जब यहाँ से ये पिछले बार हो जाते हैं दर्दों के भी। गंजपन का बेहतरीन और आसान नुस्खा एक है, अगर कोई करे तो करे। 1 पाव गाय का गोश्त लो, एक छिटाक हल्दी लो, एक छिटाक लहसुन लो, एक छिटाक अदरक लो, आधा पाव प्याज लो और सबको ग्राइंडर कर लो। और उस गोश्त का कीमा करो, उसमें मिक्स करो और उसमें आधा किलो तेल डाल दो। अब चाहे सरसों का डाल लो या तिल्ली का डाल लो और इसको पकाओ और उसको पकने दो, ये जल जाए। ये सारा मसाला जल जाए, सब जल जाए, ये भी सारा जल जाए बिल्कुल। और देख लो कि बिल्कुल ये अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसको छान लो और उस जले हुए को फेंक दो। और वो तेल जो है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेके उस गंज पे थोड़ा मस लो। जब थोड़ी मिर्चें लगने लगे तो तेल लगा दो, कुछ दिनों करो तो बाला जाए। ये गंज पैदा करने वाला कीड़ा होता है जो बालखोरा होता है, बालखोरा कहलाता है। वो बाल को खाता है और जहां से वो बाल को खाता है वहां से मसाम को बंद कर देता है, मर जाता है खा के, वो मसाम बंद हो जाता है। फिर वहां बाल नहीं पैदा होता, इसलिए मसाम बंद। ये जो है नुस्खा, इस कीड़े को मार देता और वहीं से मसाम को खोल देता है ना, और बाल की अफजाइश होने लगती है। ये हुक्मा लोग बयान नहीं करते हैं, बड़ा पेट का नुस्खा है उनकी। हाँ, और इसमें चूंकि
गोश्त के अज्जा मौजूद है, तो जो हरारे हार्मोन्स होते हैं ना वो भी जिल्द को मिलते हैं, जिससे वो मसाम बल्कि और बाल पैदा होने लगता है। ये बहुत आसान सा नुस्खा है, अगर कोई बनाना चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। और वो एक हकीम साहब थे, वो तो बल्कि इसको तेल को बनाकर बालों के लिए बेचा करते थे, बाल लंबे करने के लिए। वो गारंटी देते थे कि बाल नहीं गिरेंगे। हाँ, सुबह नहार वो 1 आमले का मुरब्बा और रात को सोते वक्त 2 हाड़। जो आदमी खाएगा और उसकी मुदावमत रखे उसके बुढ़ापे में भी कम सफेद होंगे। बहुत लाजवाब है। हड़ और आमले को तिब और आयुर्वेदिक रसायन कहते हैं। रसायन उन चीजों में से है, कहते हैं रसायन उस चीज को कहते हैं कि जो जवानी को देर तक कायम रखे और आदमी को तबई उम्र तक पहुंचाए। ये बहुत लाजवाब। शुगर वाले भी खा सकते हैं। शुगर वाले भी खा सकते हैं। आंवला तो शुगर वालों के लिए बहुत आबे हयात है। आयुर्वेदिक कहती है कि अगर आंवले का रस और गीगवार का रस मिलाकर इस्तेमाल करा जाए तो कोई ताकत ही नहीं है कि शुगर रह जाए उसके अंदर, कमर। अभी इंडिया वाले इस पर काम कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने आंवले के लिए प्रोजेक्ट लगाए। आंवले का रस वहां दिखता है, आंवले का हमारे नहीं है, अभी तक किसी कंपनी ने इस पर काम नहीं किया। वो लोग ताज़ा आंवलों का रस निकाल के पैकिंग करके बेचते हैं बोतलों में, और गीगवार के रस शुगर के मरीजों के लिए टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे ये होता है कि शुगर का नुकसान कम से कम हो जाता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ नहीं मिलता आंवले का, ना रस मिलता है ना ताज़ा आंवला है। लोगों को पता है कहाँ होता है, कैसे होता है। वहाँ तो उनके कल्चर में शामिल है, या हमारे कल्चर में बर्गर शामिल है। हाँ, वो आम मिल जाता है। इंडिया में, बांग्लादेश, आसाम के अंदर बाकायदा गीगवार का जूस मिलता है ठेलों पे। वो जूस बनाते हैं इसका वो लोग, उसमें इमली का पानी, तो बालंगा, आंवले का पानी, गीगवार और मसाले, ये जो चाट मसाले होते हैं ना, ये बाकायदा बना के उसमें डालकर उसको शरबत बनाकर बेचते हैं, लोग पीते हैं वहां पे, जिससे कब अमराज मैदा पैदा नहीं होता, मर्ज मैदे का नहीं होता पैदा। तुम्बे को वहाँ पर रेडियो पे बेचते हैं। हाँ, तुम्बे का रस बनाते हैं शुगर वालों के लिए, उसमें तुम्बे का रस भी डालते हैं। कड़वा तो बहुत होता है, बहुत कड़वा होता है, तुम्बा भी कड़वा है, गीगवार भी कड़वा है। अब वो तो खुश होते हैं ना शुगर वाले तो कड़वे से, क्या कड़वा है ये, वरना तो अगर ना भी डाले तो कोई बात नहीं। वैसे तुम्बा जितना कड़वा है ना उतना अक्सीर है।
जंगली फल है ये, अगर देखा जाए इंद्रायण कहलाता है, यानी कि ये इंद्र का फल। इस मर्जों का नाश करने वाला। एक हकीम साहब थे, वो हार्ट के लिए ना दवा बना के देते उनको, जिनके वाल बंद होते थे। तो जो लोग बेचारे ऑपरेशन करते थे ना, तो हकीम साहब के पास जाते थे, हकीम साहब बोतल देते थे 500 रुपए की। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हकीम साहब की हो गई तबीयत खराब, तो मुझे बुलवाया, कहने यार किसी ने मुझे जादू कर दिया, जरा मुझे देखो तारीफ। मैंने कहा जो तुम 500 रुपये लेते हो बोतल के, किसी जादूगर से तुमने ले लियो। हाँ कहले तुम सही कह रहे हो, एक काला इलम करने वाला था, उसके हार्ट बंद हो गया था, बाल वगैरह, तो मैंने उसको बोतल बना के दी थी। वो खैर मुझसे कहने लगे यार तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा कैसे बनती है, मेरा इलाज करो मगर। मैंने कहा हो जाएगा तुम्हारा इलाज, पहले तुम बोतल बताओ कैसे बनती है। कह रहे नहीं मैं ईमानदारी से बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो मुझसे कहने लगे तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। तो 2 मरीज थे, उनकी दवा उन्होंने बनानी थी। तो वो साहब कोई 6 या 8 तुब्बे थे उनके पास। उन्होंने उसका गुदा निकाला, उसके बीज अलग किए और उसको डाला और उसमें 1 सेर गुड़ डाल दिया और एक थोड़ा सा टुकड़ा नौशादर का डाल दिया। अब उन्होंने उसको हांडियों को बिल्कुल पैक कर दिया, हांडी रोकनी थी, पैक कर दिया। और पैक के करने के बोले 1 हफ्ते के लिए ना मैं उसको जमीन में दबाऊंगा। उन्होंने खड्डा खुद के दबा दिया। 1 हफ्ते बाद निकाला, सारा लिक्विड था। अब उन्होंने उसको छान दिया मलमल के कपड़े से। अब वो पूरी बोतल तैयार हो गई। उन्होंने 2 जगह करा उसको और कहा 2 मरीजों के लिए। अब उसकी खुराक के लिए 1 चमचा, बस 1 चमचा लो और 1 पाव दूध में घोलो और पी लो रात रोज। अब वो एक मरीज जो था वो शुगर का भी था, तो वो उससे कहने लगे तू सुबह नहारू पी लियो, तू रात को नहीं पीना, और हार्ट वाले के लिए तू रात को। तो वो शुगर वाला कहने लगा मेरी शुगर जो है 400, 350, 400 रहती है और इसमें तो गुड़ डाला हुआ है तुमने। बोलने लगा नहीं गुड़ कुछ नहीं कहता, मैंने बहुत सारे शुगर के मरीजों को देता हूँ, तो पियो। खैर मेरी उससे मुलाकात हुई शुगर वाले मरीज से। तो वो पता था, वो मेरे पास आया अपने काम के लिए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम वो पी रहा है? अरे हाँ, कह रहे क्या बवाल दे दिया उन्होंने मुझे, मैं पी तो रहा हूँ लेकिन 500 रुपये दिए मैंने उसको। मैंने कहा फिर क्या होता है? अरे कह रहे मोशन आते हैं मुझे, 2-3 रोज मोशन आते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर कह रहा 3-4 दिन तो मेरी ये हालत रही कि मेरा हर वक्त पेट में दर्द रहता था और मोशन आते थे मुझे। अब दर्द नहीं है लेकिन मोशन जरूर है। मैंने शुगर का तेरा क्या हाल है? कह रहा शुगर मेरी बिल्कुल सही चल रही है। तो मैंने कहा तू कुछ दवा ववा खा रहा है? बोला नहीं मैंने तो नहीं खा रहा कोई दवा भी, और यही खा रहा हूँ सुबह को मैं नहा रहा हूँ। तकरीबन उसने वो बोतल इस्तेमाल करी होगी। वो कह रहा है कि मेरी शुगर ऐसी हो जाती है कि मुझे मीठा खाना पड़ता है। बोला आधा दफा बर्फी खाता हूँ और उसके दोनों मसले सही हल हो गए। और काय से बिल्कुल बेजरर चीज है ये। अच्छा शुगर में इसकी ऐसी फायदेमंद है, मैंने उसको देखा ये कि इसको आपने इसको काटे, इसका गुदा निकाल दें किसी तशने में,
और उसमें पैर डाल के ना शुगर वाला पैर मसले। अच्छा, बवासीर वाले को भी फायदेमंद है ये, शुगर वाले को फायदेमंद है ये, और यरकान वाले को भी फायदेमंद है ये, पैर डाल के मसला। अगर मुंह में कड़वाहट आ जाती है, आप अपनी शुगर चेक कराओ, बिल्कुल नॉर्मल होगी उसके बाद। अच्छा, मुझ पे असर नहीं करता था, मैं मलता रहता था पौने पौन घंटे, मेरे मुंह में कड़वाहट नहीं आई, मैं थक जाता, मैं निकालो यार ये आई नहीं रही, पता नहीं मेरे क्या हो गया। मतलब जिसको मैंने बताया वो 10 मिनट के बाद, अच्छा जो काट रहा होगा ना उसका मुंह कड़वा हो जाएगा काटते हुए, यानी किसी को कोई मर्ज नहीं है ना, वो हाथ में ले इसका गूदा निकाले तो मुंह कड़वा हो जाएगा। एक जमाने में कदीम सन्यासी लोगों का मर्ज मालूम करने के लिए उनके हाथ पे लेप करते थे। वो पूछते थे तेरे मुंह पे कड़वाहट आ गई, वो कहता हाँ आ गई, बोले तुझे कोई मर्ज नहीं, हाथ धो ले जा। जिसको नहीं आती थी कहते तुझे कोई मर्ज है, अब तेरा इलाज करें, देखते क्या चाहिए। ऐसी कमाल चीज है। अब कुदरती तो बड़े अतिया हैं, लेकिन ये है कि जब इस्तेमाल करें जब की बात है, हम वहां पर 10 लाख दे देंगे लेकिन यहाँ 10 रुपए की चीज नहीं खरीद इस्तेमाल करेंगे। ये है कि इसके अंदर ये खास बात है कि बास मैदे जो कमजोर होते हैं ना जिन लोगों के, उनको जरा मोशन लगा देती है और उनके पेट में मरोड़ करती है। अच्छा, अगर पेट में मरोड़ वगैरह करे तो उसके लिए यह है कि हल्की ग़िज़ा ले आदमी और थोड़ी सी सुबह की भूसी का साथ में इस्तेमाल करता रहे तो कम से कम हो जाती है। या घी का इस्तेमाल कर ले, थोड़ा सा देसी घी का, उसकी चूरी वूरी बना के वो खाए, या खाने में देसी घी का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे मैंने देखा उनके पास मरीज के 3-3 वाल बंद है। डॉक्टरों ने कहा कभी भी तुम्हारा कुछ हो सकता है कि, उसने कहा तुम 15 दिन खाओ उसके बाद चेक कराओ बाल कितने बंद। बहुत अच्छी चीज है ये बात, अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो। ब्लड प्रेशर को बड़ा फायदा करती है ये, कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकाल देती है। अरे कौन कह रहे थे बैत करना है? सबको अता फरमा या रब्बल आलमीन, हमारे पीर मुर्शिद मियां हुजूर दामत बरकातुल आली को दराज़े उम्र बिल खैर अता फरमा। या हुजूर को साए शफ़क़त हम पर कादिर कायम फरमा। या हुजूर को जोड़ तवानाई अता फरमा। या हुजूर के इल्म में, अमल में, जान में, माल में, औलाद में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या हुजूर को शरीरों के शर से बचा, हासिदों के हसद से बचा, बदख्वाहों की बदख्वाही से महफूज फरमा, बदनज़रों की बदनज़री से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, या हुजूर की खास तवज्जो हम सबको अता फरमा। या हुजूर का फरमाबरदार मुरीद बना। या रब्बल आलमीन, इस आम से हमें वाबस्ता फरमा, इस आम का कदर एहतराम नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें हमारे घर वालों में, दोस्त अहबाब में, आइशा अक़लिबा में जो बीमार हैं शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह करीम जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुश्किलात में उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, बेरोजगार को इसके हलाल आसानी के साथ अता फरमा, जो बरसरे रोजगार के इसके हलाल में बरकतें अता फरमा, वुसअतें अता फरमा, हमारे घरों में खैर बरकत नाज़िल फरमा, घर में नाचाहियत दूर फरमा, हमें अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमा, जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमा, नज़ार के वक्त हुजूर की ज़ियारत अता फरमा, कब्र में हुजूर की पहचान अता फरमा, मैदान महशर में हुजूर की शफाअत नसीब फरमा, जन्नत फिरदौस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जज़ा अता फरमा। हमारी तमाम दुआएं इंतज़ाम इबादत को कबूल में कबूल फरमा। सुभान अल्लाह वहम याद हुई, सुभान अल्लाह वहम बिशाइश काल,
सुब्हानल्लाहि व हुर्मति कुन फयकुन, सुब्हानल्लाहि मुराद मन हासिल। इलाही खैर करदानी वहाँ के शायर निराली, बगिरदावे बला इफ्ताल कश्ती, हुर्मत फाजर उस्मान हारूनी, मदद दुनिया मोइन दीन चिश्ती। खालिक हर बदनी व पस्ती, शिशी ज़ता व कुल हस्ती, इल्मो अमलो फराव दस्ती, ईमान व आमाल तंदुरुस्ती। या इलाह आलमीन, जिन लोगों ने जिन दुआओं के लिए कहा है, ए मालिक मुसम्मी वसीर वली में उनकी कबूल फरमा, उनकी आसानियाँ फरमा। या इलाह आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को